हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल चैलेंजर द सक्सेस मंत्रा पर। जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में, जिसमें हम पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, हमने पढ़ा था यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स क्या होता है, फिर हमने देखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी उनके मैंने देखा था फंडामेंटल यूनिट भी देखा था, ऐसे ही ड्राइव्ड यूनिट्स हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हमने पढ़ा था कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और उसके एसआई सिस्टम जो है वो पढ़ा था, वो उसके मेरिट्स पढ़े थे कि हमें दूसरे सिस्टम से एसआई सिस्टम ज़्यादा बेटर क्यों है, उसका मेरिट क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और जो हमने यूनिट लिया था स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स हमने फंडामेंटल यूनिट्स लिए थे, जैसे लेंथ का यूनिट हमने मीटर लिया था। टोटल ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इसके 7 यूनिट्स जो हैं, तो हमने स्टैंडर्ड अपने यूनिट बोला था कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है सेम क्वांटिटी का फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो ये मीटर हमने लिया, तो ये कैसे लिया मीटर हमने, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है उसके डेफिनेशन हम देखेंगे कि कैसे आखिर ये जो यूनिट्स लिए गए हैं किस बेसिस पे, किस आधार पे हमने इसको मीटर को माना है, किलोग्राम को माना है, ऐसे ही जितने भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उसको कैसे माना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ के बारे में। सबसे पहले जो यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ लेते हैं, और इसका यूनिट क्या था, यूनिट था इसका मीटर। अब मीटर नापने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मीटर नापने के लिए लोगों ने क्या किया होगा, सभी लोगों ने, सारे देश के साइंटिस्टों ने एक रॉड ली, इतनी बड़ी रॉड ली, उसको इतने पार्ट में काट दिया। इतना पार्ट में काटने के बाद यही साइज स्टैंडर्ड मान लिया और सभी लोगों को, सभी देशों को दे दिया गया कि इसको आप लोग क्या मानो, इसको आप लोग स्टैंडर्ड मीटर मानो। चाहे कपड़ा खरीदना हो, चाहे डिस्टेंस मेजर करना हो, इसी मेजरमेंट से को आपको स्टैंडर्ड मानना है। यही लोहे के रॉड जो है इतना बड़ा टुकड़ा, इसको आप लोगों ने क्या माने, स्टैंडर्ड मान करके हर चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं। लेंथ जहाँ भी मेजर कीजिए इसी को स्टैंडर्ड मानिए। सारे देशों ने जब ऐसे मानने लगे तो हर देश का वेदर कंडीशन अलग होता है, तो हुआ क्या, ऑक्सीडेशन इसमें होना शुरू हो गया। आयरन का था, ऑक्सीडेशन हुआ, रस्ट लग गया, इसमें जंग लग गया, तो क्या हुआ, उसकी साइज़ छोटी हो गई, कहीं टेढ़ी हो गई तो उसकी साइज़ छोटी हो गई। तो ऐसे कर करके क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, उसमें एक्सटेंशन आ गया, बढ़ गया, कहीं घट गया। तो ये जो स्टैंडर्ड हमने माना था वो तो रहा नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि वो कभी भी किसी भी वेदर में किसी भी तरीके से उसमें कोई चेंजेस ना आए। अब जब ये चेंजेज हो जा रहे हैं इसमें, तो स्टैंडर्ड रहा नहीं। फिर लोगों ने सोचा यार ऐसा कोई हम मटेरियल यूज करें जिसमें रस्ट ना लगे, ऑक्सीडेशन ना हो। तो लोगों ने सुझाव किया, साइंटिस्टों ने सुझाव दिया कि टंगस्टन यूज करते हैं। तो उन्होंने टंगस्टन यूज किया, टंगस्टन का रॉड लिया उन्होंने, ठीक है, इतना बड़ा रॉड लिया, बोला जी सबको बता दिया गया कि स्टैंडर्ड, ये हमारा स्टैंडर्ड मीटर का यूनिट होगा, मीटर यही होगा स्टैंडर्ड। बट जब आइंस्टीन की थ्योरी मॉडर्न फिजिक्स में आई तो पता चला कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो उसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। जैसे आप सिंपल समझिए कि एक स्प्रिंग है
आपने माना कि एक स्प्रिंग इतना बड़ा है, आपने इसको माना कि ये 1 मीटर लेंथ का है। स्प्रिंग ऐसे राउंड राउंड है और एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हमने 1 मीटर का स्टैंडर्ड मान लिया। बट अगर स्प्रिंग को हमने ऐसे करके स्पीड दिया इसमें, तो क्या हुआ, ये जो अभी हम ऐसे सोच रहे थे कि इतना ही लंबा है, इतना लंबा है, ये इतनी लेंथ है इसकी, वो तो जाके दीवार में टकरा जाएगा। तो ये क्या, वो कहने के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ कि इतनी लंबा है, 1 मीटर ही है इसकी लेंथ, बट हम तो जान रहे हैं कि 1 मीटर से ज़्यादा, ये तो बहुत लंबा हो गया। तो स्पीड जैसे ही आया उसमें क्या हो गया, उसके जो मटेरियल के मॉलिक्यूल हैं वो क्या हुआ, खींचने लगे, भागने लगे दूर, तो वो बहुत दूर चले गए, तो वो क्या हुआ, फैल गया। तो जितने भी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में, सारी चीज़ें क्या है, उसके अंदर क्या है, मोशन है। तो ये क्या है, सारे खिंचे हुए हैं, ठीक है, सारे एक्सटेंशन फॉर्म में हैं। अब ये जो टंगस्टन का रॉड था, इसमें भी यही प्रॉब्लम आई। तो भैया ऐसा क्या किया जाए, अभी तो यहाँ पे स्पीड, अर्थ की स्पीड कुछ है, हमने लेंथ जो लिया है मीटर का वो ठीक है, ऐसा है कुछ। हम मार्स पे गए तो वहाँ पे स्पीड, मार्स की स्पीड अलग है। सन पे गए, मून पे गए, अदर प्लानेट पे गए, अदर स्टार्स पे गए, अदर जो बाहर गए, सोलर सिस्टम के बाहर गए, तो वहाँ पे तो क्या हुआ, ये लेंथ जो है ये चेंज हो गया, क्योंकि स्पीड हर प्लानेट का, हर स्टार्स का क्या है, अलग अलग है। तो वहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अर्थ का, अर्थ स्पिन कर रही है, कितनी, मान लेते हैं 2000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये क्या कर रही है, स्पिन कर रही है अर्थ। प्लस में अर्थ जो है रोटेशन लगा रही किसके, सन के, तो वो भी हो गया कितना, वो भी मान लेते 2000, तो 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब दूसरे गैलेक्सीज हैं उसमें भी ये सोलर सिस्टम पूरा है वो मूव कर रहा है, तो ये उसमें क्या होगा, 2000 और जुड़ लेते हैं। ऐसे करके ये क्या हो, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे हर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो मूव कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो टंगस्टन का रॉड जो था, हमारा जो स्टैंडर्ड हमने माना था, जो जिस रॉड को भी माना था, वो ये दिख रहा था इतना लंबा जब दिख रहा था, अगर मान लीजिए ये सब रुक जाए या स्पीड अगर चेंज हो जाए तो छोटा हो जाएगा, तो हमारा फिर से स्टैंडर्ड नहीं हुआ। तो जो मॉडर्न फिजिक्स आई, आइंस्टाइन की थ्योरी आई, तो बताया गया कि ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जो कहीं भी चेंज ना हो, चाहे वो अर्थ की बात करें, किसी अदर प्लानेट की बात करें, सन की बात करें, या फिर आउटर सोलर सिस्टम के बाहर अगर कहीं भी देखें, तो ऐसा क्या चीज़ है जो कि चेंज नहीं होता। तो वो क्या था, वो था लाइट की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती वैक्यूम में, चाहे वो अर्थ पे देखें, किसी भी प्लैनेट पे देखें, या सोलर सिस्टम के बाहर देखिए, तो कहीं भी नहीं चेंज होती। तो आपने देखा कि सन की जो लाइट की जो स्पीड है, लाइट स्पीड कितनी है, हमने माना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर ट्रैवल कर लेती है। तो 1/3 × 10⁸ सेकेंड में जो दूरी तय करेगी उसी को हम मानेंगे 1 मीटर। कहाँ पर, लाइट कहाँ पर ट्रैवल करेगी, वैक्यूम में। तो सबसे पहला जो हमारा डेफिनेशन होगा वो लेंथ का होगा, और लेंथ का जो हमने मीटर लिया है स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर कैसे हमने मेजर किया कि 1/3 × 10⁸ सेकेंड में जितना लाइट ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस को हम 1 मीटर मानेंगे, ठीक है। तो लाइट का ये जो मीटर है इसका डेफिनेशन क्या होगा, मीटर का डेफिनेशन लिखिए, द मीटर इज द लेंथ of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second,
ये चीज़ें हैं। ये कह रहा है मीटर की, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू। आप जो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है। इस एग्जैक्ट वैल्यू पे, ठीक है, 1/दिस सेकेंड में जितना ट्रेवल कर पाएगा लाइट वैक्यूम में जितना ट्रेवल कर पाएगा, वही डिस्टेंस को, उतने ही डिस्टेंस को हम 1 मीटर के बराबर मानेंगे। तो ये था स्टैंडर्ड, जो कि कहीं भी किसी भी प्लानेट पे चले जाइए, किसी भी मोड पे चले जाइए, कहीं भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है। लेंथ के बाद अगर नेक्स्ट हम देखेंगे, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्या था, मास, और इसका यूनिट जो था स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम में कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगाई, लोगों ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, सिंपल तरीके से सोचा गया किलोग्राम के बारे में। उन्होंने किसी पत्थर के टुकड़े, लोहे के टुकड़े को ऐसे लिया और उसको एक वेट दे दिया कि 1 kg के बराबर है, और उसी को हमने क्या किया, पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये हमारा 1 kg के बराबर है। लेकिन हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ऐसे हमें देखना है, ऐसे मटेरियल लेना है जो ज़्यादा जल्दी रस्टिंग ना करे और लॉन्ग समय तक वो सुरक्षित रहे, और ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आए टेम्परेचर के हिसाब से। टेम्परेचर जब बढ़े तब ना चेंज आए, टेम्परेचर कम हो तब ना चेंज हो जाए। तो ऐसे करके इन्होंने एक हमने लिया प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर लिया है, जो पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, जहाँ पे ऑफिस है पेरिस में, वहाँ पे रखा गया है, और उसी के स्टैंडर्ड मान करके सारे मानक को हम ले रहे हैं किलोग्राम में। तो अगर किलोग्राम की बात करें तो ये अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा तो इसको इरेज कर देते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। किलोग्राम के देखते हैं, किलोग्राम किसका, मास का यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम के जो यूनिट है वो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप of the kilogram of platinum iridium alloy cylinder kept at इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। इट सेवरेस नियर पेरिस फ्रांस। और ये जो बनाया था ये 1967 में ये माना गया। और इसके पहले जो हमने देखा था कि लेंथ का, तो लेंथ का जो माना गया था वो मास का जो माना गया है वो 1889 में माना गया, और जो लेंथ का मीटर था, मीटर को हमने लिया था 1983 में। मीटर का जो मेजरमेंट लिया गया था वो
लाइट के स्पीड के हिसाब से वो 1983 में लिया गया था। और मास का जो प्रोटोटाइप हमने बनाया है, जो मॉडल बनाते हैं सैंपल, उसको प्रोटोटाइप बोला जाता है। इसलिए बोला गया कि द किलोग्राम इज़ द इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। जो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप जो हर देश यूज करेंगे, ऐसा प्रोटोटाइप जो बनाया है, ऑफ द किलोग्राम ए प्लेटिनम इरिडियम एलओआई सिलेंडर। ये प्लेटिनम इरिडियम का एलओआई बनाया गया जो टेम्परेचर के साथ, समय के साथ, मौसम के साथ चेंजेज नहीं होता। वो कहाँ पर रखा गया? केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सेव्स नियर पेरिस, फ्रांस। फ्रांस के एक जगह है पेरिस में एक जगह क्या फेर्स, वहाँ पे रखा गया। कहाँ बनाया गया ये? 1889 में। तो ये चीज़ें थी किलोग्राम का डेफिनेशन के लिए। अब इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है टाइम। टाइम का जो हमने यूनिट लिया था सेकेंड, एक्चुअली टाइम का जो सेकेंड का जो डेफिनेशन हमारे पास था वो बेकार था। बेकार नहीं कह सकते, ठीक ठाक था, लेकिन उसके फॉर्मूले जो हमने बनाए थे जो वो उतने अच्छे नहीं थे। तो टाइम के बारे में जब हम सबसे पहले देखते हैं तो टाइम में क्या किया गया होगा? ये सिंपल तरीके से लोगों ने सोचा होगा, सनराइज हुआ, नेक्स्ट डे सनसेट हुआ, फिर सनराइज हुआ, यानी नेक्स्ट सनराइज जो हो रहा है, नेक्स्ट सनराइज, उसमें टोटल जब ऑब्जर्व करने के बाद लोगों ऑब्जर्व किए होंगे एक दिन के बाद ऐसे करके, तो लोगों ने देखा कि ये जो टाइम है, ये टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है। तो हमने क्या किया? उस टाइम इंटरवल को काउंट कर लिया और उसको 24 से डिवाइड कर दिया। और वो 24 जो हुआ उसका 1 पार्ट कितना कहलाया? 1 आवर कहलाया। और 1 आवर को हमने क्या किया? फिर से 60 से डिवाइड कर दिया और उसका 160 का एक पार्ट, जो 1 आवर को 60 पार्ट में डिवाइड किए हैं, उसका 1 पार्ट क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। उस 1 मिनट को भी हमने क्या कर लिया? डिवाइड कर दिया 60 पार्ट में। और 1 मिनट का 60 पार्ट का जो एक सिंगल पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? 1 सेकेंड कहलाएगा। चलिए ठीक है, हमने मान लिया, लोग मानने लगे, ठीक है। लेकिन कई ऐसे नेचर में या फिर कई ऐसे फेनोमेना होते हैं जहाँ पर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वहाँ पे 1 सेकेंड से भी कई छोटे टाइम, सेकेंड से क्या कितना छोटा कर लो, उस छोटे टाइम में बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप सैटर्न पे जा रहे हो, स्पेसक्राफ्ट से सैटर्न पे जाना है, आप ये करोड़ों किलोमीटर दूरी है और वहाँ पे स्पीड आपकी कितनी होगी स्पेसक्राफ्ट की? बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। जब बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, आपको पता है कि आप जब मूव कर रहे हैं आपको लेफ़्ट मुड़ना है इतने सेकेंड में, और जब इस तरीके से कैलकुलेशन आप करेंगे, ये सेकेंड जो आपका पुराना फंडा था, तो क्या होगा? आप जाएंगे ऐसे, और जैसे आप बोलेंगे उतना देर में इतना समय हो जाएगा, इतना समय ज़्यादा हो जाएगा कि आप सैटर्न पे ना जा कर के किसी और प्लैनेट में जाएंगे या आप कहीं और पहुंच गए जिसका कोई अता पता नहीं है। तो छोटे छोटे जहाँ पे बहुत मायने रखता है, 1 सेकेंड का कई भाग, कई छोटे से भाग बहुत ज़्यादा डिफरेंस जहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे जगह के लिए ये जो हमारा फंडा था, हमारा ये जो डेफिनेशन था, ये क्या हुआ? फेल हो जाता है। तो हमें करना क्या है? हमें कुछ ऐसा करना है जो कि बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट टाइम को भी हम सही से एक्यूरेट ला सकें। तो अब देखिए कि पेंडुलम आपने देखा है, हर चीज़ यहाँ पे क्या है? पूरा यूनिवर्स की चीज़ें वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो पेंडुलम आपने देखा, पेंडुलम लगाया, आपने यहाँ तक ले आया और इसको वापस यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है, टाइम पीरियड, वो कितना है? 1 सेकेंड का मान लेते हैं। 1 सेकेंड का टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ लाया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से 1 सेकेंड लगा। फिर अगर मान लीजिए इसकी क्या हुई, थोड़ा स्लो हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तब भी इसकी जो टाइम पीरियड होगी वो कितना होगा? 1 सेकेंड का ही होगा। क्योंकि यहाँ पे जब जा रहा था तो क्या था? स्पीड बहुत ज़्यादा थी इनके पास, तो तेज़ी से कर रहा था। यहाँ पे स्लो से करेगा तो ये और छोटा लेंगे तो ये भी सेम लगेगा। यानी जब भी ये ऑस्किलेशन करेगा, ठीक है, ऑस्किलेशन कंप्लीट करेगा, तो टाइम जो पीरियड होगा वो इक्वल होगा। ऑस्किलेशन इन वेव्स एक चैप्टर आपका क्लास 11th का लास्ट में है। तो फिलहाल अभी ये समझना है कि जितनी भी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में, वो सारी चीज़ें क्या करें? वाइब्रेट कर रही हैं,
ठीक है। तो ये वाइब्रेशन जो है वो क्या है, इक्वल है। तो हम इस हिसाब से ऐसे करके इस वाइब्रेशन से हम टाइम काउंट कर सकते हैं। तो हमने सब क्या देखा कि किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इधर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड लेवल पे, तो क्या क्या कहेंगे इसको, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में है ये, ठीक है। ग्राउंड लेवल एनर्जी इनके पास है, ठीक है। अपने ये अपने सभी जो भी ऑर्बिट्स है अपने अपने का इनका अपना एक एनर्जी लेवल है। तो ग्राउंड लेवल एनर्जी इनके पास अभी है, ठीक है। ये और जितना भी आउटर में होगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा। इसके पास हाईएस्ट है, इसके पास कम है, इसके पास और भी कम है। अब हम किसी तरीके से क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दे दिया। एनर्जी देने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप एनर्जी दे दीजिए, धक्का मार दीजिए, ठीक है, हीट दीजिए, कैसे भी एनर्जी दीजिए। एनर्जी जैसे आप दिए, इसके पास एनर्जी ज़्यादा हुआ तो ये क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा यहाँ पे आने की। ये यहाँ पे आ गया, यानी ये किस में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में आ गए। एक्साइटेड लेवल एनर्जी हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसके पास एनर्जी हमने किसी तरीके से दिया, अब यहाँ पे आ गया। अब ये जब यहाँ पे आएगा, इस वाले ऑर्बिट में रहना चाहेगा, तो पहले से वहाँ पे एक उसी एनर्जी का कोई बंदा पहले से है, तो नेचर कहेगा कि नहीं, आप वापस जाओ, आप गलत जगह पे आ गए, है ना। आपके डेली लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती है, ज़बरदस्ती किसी यहाँ जाते हैं तो कहते हैं ना भैया गलत कर रहे हो, आप हड़प कर रहे हो ना, हड़प रहे हो, तो ये वापस भेजेगा। अब वापस भेजेगा, ये तो एनर्जी बहुत ज़्यादा गेन कर चुका है, यहाँ से ले चुका है, अपने दे चुके हैं, आप उसे दे चुके हैं एनर्जी। तो क्या करेंगे, इस एनर्जी को, इस इलेक्ट्रॉन को वापस अपने जगह पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी छोड़ेगा। एनर्जी किस फॉर्म में छोड़ेगा, रेडिएशन के फॉर्म में छोड़ेगा, ठीक है, रेडियो वेव्स के फॉर्म में छोड़ेगा, जैसे भी छोड़ेगा, लेकिन एनर्जी छोड़ेगा। अब ये जब यहाँ पे आएगा, जब ये यहाँ पे वापस आएगा, तो इसमें क्या आएगा, वाइब्रेशन होगा, ऑस्किलेशन होगा, और ये ऑस्किलेशन ऐसे 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 होगा। अब ये ऑस्किलेशन इतना तेज़ी से होता है, और कि ये जो ऑस्किलेशन होगा वो लगभग 9 करोड़ ऑस्किलेशन जो होगा, जितना समय में 9 करोड़ कंप्लीट होगा, उसी को हम कहेंगे 1 सेकेंड। समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन को हमने एक स्टेट ग्राउंड लेवल से किसी ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, गया वापस, और फिर एक्साइटेड स्टेट में और वापस जब आया, तो उसमें जो ऑस्किलेशन हो रहा है, उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है, वो वाइब्रेशन कंप्लीट करता है अगर 9 करोड़, तो उस ड्यूरेशन को हम कहेंगे 1 सेकेंड। सिंपल सी भाषा में इसका पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, तो फिर ज़्यादा समझना आसान हो जाएगा। डेफिनेशन देखते हैं किसका, टाइम का। टाइम का क्या है यूनिट, टाइम का यूनिट है आपका सेकेंड। सेकेंड का डेफिनेशन क्या होगा, ये चीज़ देख रहे हैं हम, ठीक है। तो सेकेंड का डेफिनेशन लिखिए, दिस सेकेंड is the duration of 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperline levels of the ground state of the cesium-133 atoms
और ये जो सेकेंड का डेफिनेशन बनाया गया, लिया गया, वो लिया गया था 1967 में। तो ये समझिए कि द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192 दिस पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरलाइन। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से ये जो ग्राउंड स्टेट से यहाँ गया और वापस वहाँ पे आया। जो वाइब्रेशन कितना हुआ, इतना वाइब्रेशन जिस ड्यूरेशन में हुआ उसी ड्यूरेशन को हम कहेंगे 1 सेकेंड हुआ। और सीजियम हमने लिया है, जो आपका एटम्स है सीजियम लिया गया है। तो सीजियम को बोला जाता है, अगर मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन द वर्ल्ड अगर कहें, क्लॉक इन द वर्ल्ड में सबसे एक्यूरेट वर्ल्ड कहें तो सीजियम का ही होगा, ठीक है। CS133 सीजियम 123 का ही क्लॉक जो होगा, वॉच जो होगा, वो सबसे एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट वॉच है वर्ल्ड का। तो ये डेफिनेशन हो गया टाइम का, यानी सेकेंड का। सेकेंड ऐसे 1 सेकेंड हम किसको कहेंगे, जब सीजियम के जो ये है रेडिएशन होगा टू किसी इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना वापस आना, जो वाइब्रेशन होगा वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे जो वाइब्रेशन होगा इतना टाइम्स, उस ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन को हम क्या कहेंगे, 1 सेकेंड कहेंगे, ठीक है। चलिए ये आप लिख लीजिए। नेक्स्ट हम इसको इरेज करते हैं, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है और इसका जो एम्पियर होता है, इसका जो यूनिट है एम्पियर होता है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। हमने क्या किया, 2 कंडक्टर लिए, यानी 2 वायर लिए और इनको सेपरेट कितना दूरी पे किए, 1 मीटर की दूरी पे किए, ठीक है। 2 कंडक्टर है, एक कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, बोथ आर सेपरेटेड एट 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ स्प्रिंग लोडेड डिवाइस लगा दिया। अब ये दोनों के बीच में हमने क्या किया, करंट फ्लो करना, यहाँ पे करंट देना शुरू कर दिया, यहाँ पे करंट देना शुरू कर दिया। करंट जब दोनों में गया, दोनों में करंट गया और ये करंट देना शुरू किया। यहाँ जो डिवाइस लगा है ये क्या मेजर करता है, फोर्स मेजर करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी कहें आप, इसके बीच का जो फोर्स अगर इन्होंने रीड कर करके 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, अगर ये जो सुई दिखा दिया कि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का करंट फोर्स इसमें जनरेट हो चुका है, तो हम उस करंट को, जिस इसमें करंट जो हमने दिया है वो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर के इक्वल होगा, ठीक है। फिर से समझिए एक बार, हमने 2 वायर लिए, उसको 1 मीटर के डिस्टेंस में क्या किया, हमने सेपरेट किया। एक यहाँ पे है, दूसरा 1 मीटर की दूरी पे है, दोनों क्या पैरेलल है, ठीक है। और इन्फिनाइट लेंथ की हम बात करते हैं और नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, इसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल कोई क्रॉस सेक्शन नहीं, बिल्कुल ना के बराबर पतला सा कोई कंडक्टर लिया। और इसके बीच में हमने एक डिवाइस रखा है जो फोर्स को मेजर करेगा। जैसे जैसे हमने इसमें क्या किया, करंट देना शुरू किया, इसका फोर्स जो है रीड करना शुरू किया और जो फोर्स पहुंच जाता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, जैसे पहुंचा वही हम कहेंगे वो जो करंट होगा 1 एम्पियर के बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन होगा द एम्पियर is that constant current which if maintained into a straight parallel conductors of infinite length of negligible cross section, negligible
क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर अपार्ट, यानी दोनों के बीच के दूरी कितने हैं 1 मीटर है, दोनों वायर कंडक्टर के बीच में, इन वैक्यूम would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 to power minus 7 Newton per मीटर ऑफ लेंथ। (1948) और इसका जो लिया गया डेफिनेशन वो 1948 में लिया गया। तो देखिए समझिए, द एम्पियर इज द दैट कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन इन 2 स्ट्रेट पैरेलल लाइन, 2 स्ट्रेट पैरेलल लाइन में मेंटेन किया गया है ना, कंडक्टर्स ऑफ इन्फिनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेंगे नेग्लिजिबल, फिर करें एंड प्लेस 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर दूरी पे रखा गया दोनों को, ठीक है, कहाँ पर वैक्यूम में रखा गया। वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज 2 कंडक्टर्स फोर्स इक्वल टू, इतना फोर्स अगर दोनों के बीच में है अगर प्रोड्यूस हो जाता है, एंड दैट करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो होगा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको केस में क्या है, केल्विन में। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस को बोला जाता है किसी चीज़ को कितना गर्म है कितना ठंडा है, इसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो पहले केल्विन में मेजर नहीं किया जाता थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो बाद में पहले ऐसे मेजर करते थे डिग्री सेल्सियस में। तो सिंपल से तरीके से उन्होंने मेजर करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, ये कोई थर्मामीटर बनाया है, अल्कोहल भरा हुआ, ठीक है, इसमें रीडिंग डाला हुआ है। उन्होंने क्या किया, कोल्ड वाटर में डाल दिया, ठीक है, कोल्ड वाटर में उन्होंने डाला, तो रीडिंग जो इसका है ये कितना आया, यहाँ आया, और इसको मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस से। ये जो वाटर में डाला और इसका रीडिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो हमने बोल दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, ठीक है, वाटर बिल्कुल ठंडा है, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसको बॉयल किया और स्टीम जब निकलना शुरू किया तब जाके इस टेम्परेचर मीटर जो है जिसे मेजर करते थर्मामीटर जो है बनाए थे हमने, उसको उसमें डाला, तो हमने देखा कि यहाँ पे रीडिंग आया और इसको हमने कह दिया क्या, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आया? एक बार कोल्ड में देखा, जितना रीडिंग आया उसको हमने मार्क कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस। हमने एक बार वाटर, जो बॉइल्ड वाटर था, जब स्टीम निकल रहा था तब उसमें हमने उस डिवाइस को डाला जो बनाया था हमने, थर्मामीटर मीटर जो भी था उसको डाला, तो वहाँ पे हमने जो रीडिंग आई उसको मार्क कर दिया, ये 100 डिग्री सेल्सियस से आ गया। तो ये दोनों के बीच का जो है, अब इसको हमने डिवाइड कर दिया, जो ये यहाँ से यहाँ तक जो आया है 0 से लेकर 100 तक के, 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस है, इनको हमने क्या कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और इस 2 पार्ट के बीच में, दो लाइन के बीच में, 2 मार्क के बीच में, ये जो 2 रीडिंग है उसके बीच में कितना का है डिफरेंस, 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। अब जब भी किसी चीज़ को हमने क्या किया, मेजर करना है, अगर यहाँ दिखाया और 50 पे रीडिंग है, नाउ काउंट कर लिए 20 डिग्री सेल्सियस है, 37 है तो 37 कर लिए, तो ऐसे करके काउंट करना शुरू किए ये। लेकिन जब थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ देंगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। एक्चुअली क्या है कि ये जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है वहाँ पे हम केल्विन में लेते हैं, और केल्विन क्या हुआ है, 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 0 केल्विन पे। तो 0 डिग्री 273
0 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा 273 केल्विन। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे तो डिफरेंस आपने देख लिया, डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा 0 से 273, यानी 273.15 के लगभग लेते हैं हम, जो एग्जैक्ट वैल्यू है 273.15 केल्विन। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम, 0 से 273.15 में, और दोनों के बीच में 1 डिग्री 1 केल्विन का आएगा, ठीक है, डिफरेंस। जो दो पार्ट है हम डिवाइड करेंगे, 0 से लेकर के 273 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेकिन जब इसका थोड़ा सा प्रेशर हम कम करते हैं, जब प्रेशर कम करते हैं तो इसके जो एनर्जीज हैं, ठीक है, वो सब क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक है, 0 होने लगता है। ऐसे में आप देखेंगे कि वाटर जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो अपने इसका प्रेशर कम कर दिया, तो आपको ये मिला किस फॉर्म में मिला, वाटर के फॉर्म में मिला, ठीक है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में भी मिला आपको, ठीक है। अब इसी टेम्परेचर पे आप देखेंगे कि आपका आइस के फॉर्म में मिला, जो क्या कौन सा फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। और इसी फॉर्म में आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्टीम बाहर निकल रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने आइसक्रीम वाले के पास देखा होगा कि जब आइसक्रीम वो डब्बा खोलता है तो क्या, आप आइसक्रीम लेते हो, वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस बिल्कुल बर्फ़ जमा हुआ। आप नीचे देखते होंगे, उसके नीचे जो खड़ा जहाँ पे रहता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे वो पानी टपकता रहता है, तो क्या हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में हो गया। और जब वो ढक्कन खोलता है उसका, तो धीरे धीरे थोड़ा सा आपको भाप टाइप का दिखाई देता है, वो क्या हुआ, वो आपका स्टीम फॉर्म। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे एक वाटर की प्रॉपर्टी है, H2O ही एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे तीनों फेज का दिखाता है आपको, वाटर, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर, तीनों फॉर्म दिखाता है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं 0 डिग्री केल्विन, और यहीं से हमने एक रेफरेंस ले लिया और केल्विन का टेम्परेचर जो मेजरमेंट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का वो मेजरमेंट करते हैं। यानी फ्रैक्शन क्या है, 1/273.15 केल्विन का फ्रैक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, समझ गए होंगे कैसे लेते हैं हम, और नहीं समझे तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, लिखिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और इसका जो थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर ही है 11th में, पूरी वहाँ पे अच्छे से आप इसके बारे में पढ़ लेंगे। केल्विन जो है इसको कैसे दिखाते हैं, इसके बारे में, द केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.1516 of the thermodynamic temperature of the triple point of वाटर, और 1967 में इसको डेफिनेशन लिया गया। तो ये कह रहा है कि केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 126, इसको का पार्ट कर दिया 0 से 273 के बीच में हमने लिया 0 केल्विन और 273.16 केल्विन, ठीक है। इसको कितना, किसके रेफरेंस में, टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का ट्रिपल पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि इसी पॉइंट पे, इसी 0 डिग्री पे, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर के तीनों फॉर्म पाए जाते हैं। दैट्स वाई हम लोग इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, अब इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसको हम क्या कहते हैं, मोल। कुछ नहीं, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। मोल इसका सिंबल है, ठीक है।
The mole is the amount of substance of a system which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 gram of kilogram of कार्बन। नाइनटीन 1971 में ये डिफिनेशन लिया गया। तो कुछ ने कह रहा है कि द मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स मैनी एंटिटीज एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन का 12 ग्राम के हिसाब से आप किसी मोल को डिफाइन करते हैं। एवोगाड्रो का नंबर जो आप पढ़े हैं या फिर पढ़े हैं कि काइनेटिक थ्योरी में, तो उसके हिसाब से आपने किसी भी चीज़ को 1 मोल, किसी नंबर्स के एवोगाड्रो नंबर जितना होगा उसके हिसाब से उतना मोल आप डिफाइन कर देंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, ठीक है। और इसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो पढ़ेंगे उसमें आसान तरीके से आसानी से इसको समझेंगे। ये डेफिनेशन लिखने के बाद लास्ट एक आता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी जो कहते हैं कैंडला। एक्चुअली जो ये है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका जो मेजरमेंट हुआ है, डिफिनेशन है, वो लिया ही गया है कैंडल से ही इसको डिफाइन किया गया है। दैट्स वाई ये कैंडलक है कि उसके नाम से बोला गया होगा जो भी है। लेकिन कैसे, कैंडल जब आप जलाते हैं तो एक येलो कलर निकलता है। अब येलो कलर निकलता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी किसी स्टेरेडियन एंगल यानी सॉलिड एंगल ऐसे जाके, ठीक है, इस फॉर्म में जितना वो बाहर निकल रहा है, टॉर्च की जैसे लाइट आती है, वो क्या होता है, स्टेरेडियन है, बिल्कुल कोन की तरह बनाती है ना। जितना जो एक एनर्जी, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में निकल रही है, ठीक है, और उसके कुछ वेवलेंथ है, उतने में निकल रही, उसको हम 1 कैंडला डिफाइन कर दिए। अब ने क्या किया, कैंडल आपने एक फिक्स कैंडल लिया। ऐसा नहीं, कैंडल तो कोई छोटे होते बड़े होते हैं, और उसमें आपका देखा होगा येलो कलर का है, तो येलो कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो उस हिसाब से हमने डिसाइड किया कि कैंडला का डेफिनेशन ऐसे होगा। पहले हम लिख लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। Candela, the candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiation of frequency 540 10 to power 12 hertz, and that has
रेडियंट इंटेंसिटी of that direction of 1/683 watt per स्टेरेडियन 1979। इसका डेफिनेशन 1979 में लिया गया। कह रहा है कि लुमिनस इंटेंसिटी, किसका कैंडला क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी है। लुमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, जिसकी फ्रीक्वेंसी, उस लाइट की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज होनी चाहिए। एंड उसी डायरेक्शन में रेडियन इंटेंसिटी कितना, इतना वाट पर स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन जो ऐसे करके जो अब बन रहा है, एक स्टेरेडियन में कितना होना चाहिए, 1/683 वाट का इंटेंसिटी होनी चाहिए। जो अब अगर उतना आप काउंट करेंगे उसी को हम कहेंगे 1 कैंडला। ठीक है, तो ये थे हमारे डेफिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स कि कैसे करके और कौन कौन से साल में हमने लिया। सबसे पहला जो था हमारा लेंथ था, जिसका मीटर था, वो क्या लेते हैं कि वो 1983 में लिए। फिर मास है, मास 1889 में लिया गया। फिर टाइम था 1967 में लिया गया था। फिर इलेक्ट्रिक करंट 1948 में। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, केल्विन का डेफिनेशन लिया गया 1967 में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1971 में लिया गया था। और कैंडला जो था इंटेंसिटी वो 1979 में इसका डिफाइन किया गया था, इसका डेफिनेशन कि कैसे करके हमें कैंडला लुमिनस इंटेंसिटी का मेजरमेंट जो करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट जो लेंगे। तो ये थे हमारे स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे करके जो कि स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं ऐसे होने चाहिए कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, इजी टू अवेलेबल होना चाहिए, मौसम वेदर का कंडीशन हो, कोई भी वेदर कंडीशन हो, कोई भी सीजन हो, कैसा भी मौसम हो, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आप लोहे के वो लेकर आए, बटखरा कहते हैं ना उसको, लोहे वाला जो है, वो लेकर आए और उसमें लग गया जंग, वो भारी हो गया, 1 किलो की जगह पे 2 किलो आप बेच रहे हैं तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए जंग उसमें ख़त्म हो गया, जंग हो गया, उसको आपने झाड़ दिया, निकाल दिया, वो उसका वेट कम हो गया, तो आप कुछ खरीदने गए तो आपको तो नुकसान हो गया। तो ऐसा चीज़ ऐसे होना चाहिए, ऐसे मटेरियल यूज करने चाहिए जो कि जल्दी ख़राब ना हो और ऐसे होना चाहिए जो कि हर जगह अवेलेबल हो। तो ये थे यूनिट्स और उसके डेफिनेशन। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कम से कम लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। धन्यवाद।